अग्निमीङ्रे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विदम् होतारं रत्नदातमम्। जो वेद मंत्रों की ध्वनि आप सुन रहे हैं वो यहाँ की हवा में महसूस की जा सकती है। प्रकृति की गोद में बसा अनामय आश्रम अपने आप में ज्ञान और मानव जीवन के गहरे रहस्यों को समेटे बैठा है। यहाँ कदम रखने वाला व्यक्ति यहीं का होकर रह जाना चाहता है, क्योंकि उसे मिलती है यहाँ अपार शांति और होती है ईश्वर की अनुभूति। महर्षि महेश योगी जी के शिष्य स्वामी आशुतोष जी के ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। आप उनसे किसी भी विषय पर चर्चा करें वो उसी विषय की गहराई तक ले जाते हैं। यूँ तो स्वामी आशुतोष जी का जब स्विट्ज़रलैंड में जन्म हुआ तो वो कैथलिक थे, पर भारत में उनका पुनर्जन्म हुआ जब उन्होंने सनातन धर्म को जाना। सनातन धर्म से जुड़ी कई गहरी बातें आज हमने उनसे यहाँ की। आइए चलिए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहाँ से जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। तो ये क्या कौन सा मंत्र पाठ कर रहे हैं? ये इधर ये ऋग्वेद है। अच्छा। और उधर ये यजुर्वेद वाले हैं। अच्छा, ये डेली यजुर्वेद? हाँ, ये डेली होते हैं। अच्छा। उस मतलब अष्टमी और प्रतिभा में वो छुट्टी है। अच्छा। बाकी दिन सुबह हमेशा अभ्यास होता है, मतलब ये सीख रहा है। अच्छा। अब तो सुनना गुरु जी बोलते हैं, दिन बच्चे रिपीट करते हैं इस तरह से, और याद भी वैसे ही हो जाता होगा। हाँ, धीरे से, मतलब बाद में बच्चा प्रीति कर रहे हैं तो इस तरह से याद भी होता है। लेकिन याद करना इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वे लोग धीरे से स्पष्ट क्लियर प्रोनाउंसिएशन से बोल रहे हैं, मतलब ये मेन पॉइंट है। याद अपनी ओर से होते हैं। यदि तो बाद में अभी उपयोग न खा तो फिर भूल जाएंगे। अच्छा। देखिए, लर्निंग द वेद इज लाइक लर्निंग एन इंस्ट्रूमेंट। तो लिखने का रोल नहीं है? नहीं, वेद में जैसे पहले होते थे वो। हाँ। नो, कोई ऐसा लिखने की चीज नहीं है। देखिए, वेद इम्पोर्टेंट है साउंड, हम इंटेलेक्चुअली एनालाइज न करते हैं। भी जरूरी नहीं कि आप ये एक्चुअली समझते अब क्या बोल रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इट एड्स some qualities, yes, लेकिन that's not the main purpose. It's not, यदि तो आप वेद आपकी इंटेलेक्ट के लिए कोशिश करते थे, उपनिषद ऐसी चीज पढ़ना है, अरण्यकास, वेद ये प्रभाव है। अच्छा। हाँ, ये मैं आपको सुबह इतनी अच्छी शुरुआत हुई हमारी वेद मंत्रों से। जब मैं पहुंचा वहाँ पे मेडिटेशन हॉल में वेद मंत्र चल रहे थे, बच्चे पढ़ रहे थे। फिर किस समय में आप आए थे? मैं 5:30 पौने 6 बजे करीब आया हूँ। ओके। सब देखिए बच्चे आ रहे हैं, सब मंत्र पाठ कर रहे हैं। ओके, गुड। और अभी भी हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं पीछे। यजुर्वेद और ऋग्वेद का पाठ चल रहा है। तो ये आपको आइडिया कहाँ से आया, आपके मन में कहाँ से आया कि आप यहाँ पे एक तरह का आश्रम खोलें? ये ठीक है, ये सब महर्षि योगी की आशीर्वाद है। ये प्रश्न सबसे अजीब है, कैसे एक विदेशी, मतलब कि भारत में न पैदा हुआ है, ऐसे चीज खाते हैं। ये सब क्योंकि मैं पूरा लाइफ में महर्षि के साथ था। मैं 16 उम्र में भगवती ध्यान सीख लिया था। मैं इससे पहले भी ध्यान कर था, जो भी मैं पुस्तक से सीख सकता था, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। सो देन मैं उस समय में केमिस्ट्री पढ़ता था, तो मैंने दिन ढूंढा था और महर्षि योगी की भगवती ध्यान ऐसे मिले हैं। और जो भी उस दिन में आज याद है, उस दिन मैंने ये इनिशिएशन मिल रहा था into transcendental meditation, मैं जानता था ये that's it. So then मैं स्टडी कंटिन्यू करता था, खत्म करता था। मैं बाद में भी इस काम में दिन फ्रेंच पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड में काम करता था। लेकिन भाग्य चीज़ ये थे कि महर्षि जी स्विट्जरलैंड में थे। महर्षि जी
72-73 में स्विट्ज़रलैंड में आए थे और 10 साल से ऊपर बेसिकली उनकी हेडक्वार्टर थे और ये पूरा समय मैं उनके साथ। तो आप सबसे पहले स्विट्जरलैंड में मिले महर्षि जी से? सबसे पहले अच्छा। मैं उनसे मिले। क्या आप बताएंगे क्या सीन रहा होगा, क्या क्या सिचुएशन थी उस टाइम पे और आप क्या कर रहे थे उस टाइम पे? नहीं, पहले बार मैंने उनसे एयरपोर्ट में मिला था, ये कोई विशेष चीज़ नहीं था क्योंकि हम सुने हैं महर्षि मायोर्का से लांटिया से मतलब स्पेन से आए थे और हम समाचार मिले थे, तो हम उनको मिलने के लिए एयरपोर्ट में गए थे। और देन क्योंकि मैं उस समय में बहुत एक्टिव था, मैं सीख रहा था केमिस्ट्री, लेकिन मैं सारे मित्र लोग जो भी मेरे साथ पढ़ते थे, मैं उन लोग से सब खींच लिया था, तुम भी सीखो, ये अच्छा है, इस तरफ से। तो वे लोग मुझे इंट्रोड्यूस किए, जो भी TM टीचर थे, बोला ये हमारा सबसे एक्टिव मेडिटेटर है। महर्षि दौर से हंस रहे थे लेकिन ही वॉज बिजी। तो उसकी बाद में मैं बार den महर्षि den स्विट्जरलैंड में रुके थे, सेलिसबर्ग में, और स्वयं मैं den फ्रेंच पार्ट ऑफ स्विट्जरलैंड में काम करता था और उधर कोई एक्टिविटी नहीं था। जैसे मैं बासल में था, उधर बहुत लोग ध्यान सीखे था, यूनिवर्सिटी में भी, कॉलेज में, और जो भी मैं पढ़ता था। लेकिन when I came to the French part of Switzerland, उधर कुछ नहीं था, स्वयं फ्रेंच मटेरियल नहीं था। अच्छा। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए सो मैंने खुद फ्रेंच मटेरियल बनाए हैं, लेकिन कुछ चीज प्रिंट ना हो सकता था बिना महर्षि की आशीर्वाद। सो मैं उससे 4 बार मिला था, मैं सेलिसबर्ग गया था। That was about a 3 hours drive from Lake of Geneva to Seelisberg. और महर्षि सब okay किया। So that was the first interactions. और then 8 महीना 9 महीना उधर फ्रेंच पार्ट में रुका था। then मैंने डिसाइड किया है मैं अभी परमानेंटली महर्षि के पास जाऊंगा, क्योंकि वे लोग स्टाफ ढूंढ रहा था, वे लोग ढूंढ रहा था कि थोड़ा सा विशेष स्विट्जरलैंड की लोग, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन जो स्विट्जरलैंड में थे, सो there's a problem with foreign police, visa, so मतलब स्विस लोग ये प्रॉब्लम उधर तो नहीं है। so इसलिए for key positions in the administration हम सब स्विस लोग रखना था। So that was the beginning. So इस हिसाब से मैं जल्दी से जल्दी महर्षि से भी काफ़ी नज़दीक आ गया। then मैंने 2 साल के बाद मैं टीचर ट्रेनिंग किए हैं, तो मैं खुद टीचर हो गया। और बीच में मैं महर्षि जी के लिए रिसर्च भी किया था, साइंटिफिक रिसर्च। हम एक EEG मशीन ऑर्गेनाइजेशन प्राप्त किए और कुछ साइंटिस्ट लोग, आई वाज वन इन द टीम, हमने रिसर्च किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि हम खुद हमारा टीम एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट था, एक साइकोलॉजिस्ट और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट। Computer scientist 1973 was a rare उस समय में कंप्यूटर ऐसे नहीं है जैसे आज है। So मैं केमिस्ट था, so none of us 4 न्यूरोलॉजिस्ट था। so हम दिन खुद, मैं याद है हम प्रोफेसर लेमन के पास गए थे, यूनिवर्सिटी ज्यूरिख। he was a specialist in pathological EEG, मतलब एपिलेप्टिक्स ऐसे चीज। so ये हम लोग से पूछा आप क्या कर रहे, मतलब आप क्या ढूंढ रहे हैं? then हम बोले चेतना, कॉन्शसनेस। then ये बोले चेतना मतलब, क्योंकि देखिए हर साइंटिस्ट के लिए, हर न्यूरोलॉजिस्ट के लिए चेतना एक चीज है कि न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ द न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी। स्वयं आज बहुत लोग इस तरफ से सोचते हैं, लेकिन हम एक दूसरा दृष्टि है, हमारा वैदिक दृष्टि अलग है। और यदि तो आजकल आप मॉडर्न फिजिक्स भी देखते हैं, then वे लोग भी बोलते नहीं, एक्चुअली पूरा पदार्थ की आधार एक नॉन फिजिकल एंटिटी है। फिजिक्स बोलते यूनिफाइड फील्ड, और ये हर जगह में है, ये सब चीज की आधार है। जिस प्रकार से एक फूल, आप फूल दिखते हैं, फूल अलग अलग पत्ते हैं, अलग अलग रंग है, लेकिन यदि तो आप थोड़ा से नजदीक से देखते हैं तो इसकी आधार क्या है? एक बिना गुण बिना रंग की रस।
कि ठहर से आते कि मूल से आते, मतलब इस रस के अंदर न कोई हरा वाला रंग या पीला वाला रंग, न कोई कोमलनेस या कोई हार्डनेस या कोई गुण नहीं है, और इस गुणलेस रस से पूरा फूल आता है। तो यदि तो ये पीला वाला और हरा वाला रंग और नहीं है तो किधर से आया है? इस प्रकार से हर जगह में आप ये पूछ सकते हैं ये न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी किधर से आई है, आधार क्या है? तो हम बोले नहीं, आधार चेतना है। और ये साइंटिस्ट ने ये क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब he could not relate. For him, for a neurologist, he says consciousness is a product of neurological activity. This is actually an interesting story. आप इब्न अलेक्जेंडर की नाम सुना है? हाँ, सुना है अलेक्जेंडर के बारे में। इब्न अलेक्जेंडर, इब्न अलेक्जेंडर एक न्यूरोसर्जन है। अच्छा, अभी भी है। इब्न अलेक्जेंडर पैदा हुआ है तो एक गरीब परिवार में, और वे लोग उनको पाल न सकते थे, मतलब उनको अडॉप्शन के लिए दिए हैं, मतलब he was a foster child. तो उनकी foster parents, ठीक है, finally he became a scientist, he became a neurosurgeon. और जैसे बहुत लोग से होते हैं, किस धर्म से वे लोग पैदा हो रहे हैं, मतलब किस परिवार से वे लोग, मतलब क्रिश्चियनिटी और इस्लाम और जो भी है, he was a some Christian, अमेरिका बहुत अलग अलग Christian dominations है। So इससे एक ये भी था, लेकिन पढ़ने द्वारा से, साइंस पढ़ने द्वारा से एथेइस्ट हो गया, नास्तिक हो गया, एथेइस्ट हो गया, नास्तिक, मतलब उसकी वर्ल्ड व्यू था ये सब चीज मैकेनिकल है, मतलब चेतना नहीं है यदि तो न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं है, मतलब इट्स ऑल अ प्रोडक्ट ऑफ आवर न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी, ये उनकी पूरा विश्वास हो गया। तो एक दिन क्या हुआ है, एक दिन बहुत शीयर आदमी है, उस अनकॉन्शियस बेहोश हो गया, और उनकी पत्नी भी डॉक्टर है, तो देखे ये थोड़ा सा सीरियस है, और लकीली उनको हॉस्पिटल ले गए हैं, और हॉस्पिटल में जो सब क्लब मेंबर है, सब लोग डॉक्टर है, सो वे लोग अच्छा ट्रीटमेंट तुरंत रखे हैं, लाइफ मशीन, मतलब पूरा सेटअप आईसीयू के लिए, और वे लोग देखे हैं ये ब्रेन डेड, मतलब चला गया, ब्रेन डेड हो गया। He had bacterial meningitis, severe bacterial meningitis. लेकिन अभी पत्नी प्रार्थना की है उनको कोलीग्स को, उसको मत स्विच ऑफ करो, लेकिन वे लोग बोले मैडम चांसेस बहुत स्मॉल है, मतलब कि ये ना बच जाएंगे, लेकिन आप आपको मना ना कर सकते, तो ठीक है, वे लोग मशीन चलने दिए हैं, मुझे याद नहीं 10 दिन ऊपर शायद, और क्योंकि वे लोग हॉस्पिटल लोग थे, हमेशा एक परिवार मेंबर आसपास थे, तो कम से कम 10 दिन के बाद इब्न अपनी आँख को खुल रहा है, और उनकी पकड़ पेट है उसकी लाख का, और लाख का बोलते हैं पापा कुछ नहीं बोलना है, जो भी आपकी अनुभव है आप लिख लीजिए। तो इब्न एक कागज मांगा है, वो एक तस्वीर बनाते हैं, अच्छा, एक बहुत सुंदर वाला तस्वीर, एक लड़की का, लड़की का, एक लड़की की तस्वीर, और दिन बोला है कि मैं पहले नाक में गया था, अच्छा, और इसके बाद स्वर्ग, और स्वर्ग में ये लड़की मिल रहा थी, और ये लड़की मुझे हर जगह में गाइड किए हैं, और हमेशा बोला है चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएंगे, सब ठीक है, everything is set, don't worry. To make a long story short, even Alexander, being a neuroscientist, a neurosurgeon, एक चीज समझ गए हैं कि ये हमारा न्यूरॉन्स आधार नहीं है, क्योंकि acute bacterial meningitis सारा न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटी बंद था, लेकिन मैं ये पूरा अनुभव कर रहा था। एक पुस्तक लिख के है, प्रूफ ऑफ हेवन, या
But now comes the kicker, the interesting point. तो he became famous, मतलब he made lecture tours, बहुत लोग को उनकी कहानी बताई है, मतलब it's called the near death experience, कि आजकल अब near death experience अब गूगल करते तो बहुत कहानी मिल रहा है. मैंने बोला था ये एक फॉस्टर चाइल्ड था. अभी क्या हुआ है, उनकी असली माता पिता जी 3 साल बाद में एक बेटी मिला है. अच्छा. और ये बेटी ये वही बेटी है जो सपने में exactly, देखी थी. ये बेटी 30 उम्र से कुछ बीमारी से मर गया. हाँ. और इवन अलेक्जेंडर उनकी बिकॉज प्रसिद्ध हो गया, तो उनकी असली माता पिता जी उनके बारे में पता किया, ये हमारा लड़का है. उनको एक लेटर भेजा है, एक फोटो था उनकी बहन से, और ये बहन ये था 24 भाग में मिला है. लेकिन ये तो बहुत बड़ा प्रूफ है. yeah, it's an amazing story. But ये पुस्तक अब देखना है, even Alexander Proof of Heaven. So मतलब कहानी अब ये है, to come back again to क्या आधार, न्यूरोलॉजी आधार से चेतना या चेतना आधार से न्यूरोलॉजी, इससे ये है. So तो ये अभी ये प्रोफेसर लेमन, क्योंकि ये he was a pathologist, so he was just looking for epileptic seizures and stuff. लेकिन he liked us. We were very innocent and very honest, and so धीरे धीरे हम लोग के साथ भी काम करना शुरू किया. और एक्चुअली एक रिसर्च पेपर खुद किया है जिसमें एक I was a subject in that research. He researched theta activity, the difference of theta activity जो भी ध्यान करते हो ध्यान न करते. And there was a conference in Maharishi European Research University, which was presided by Maharishi in Becky, Switzerland, जिसमें प्रोफेसर लेमन भी आए थे अपनी रिसर्च पेपर प्रेजेंट करने के लिए. So he was very proud कि ये धीरे धीरे समझ गया ये है चेतना क्या है, और मतलब तो से इसकी रिसर्च पेपर theta waves. So he did it together with Russell Hebert. He was presenting this paper. In the middle of his talk, महर्षि उनको इंटरप्ट करते हैं और पूछते हैं, प्रोफेसर साहब कैसे हम सामूहिक चेतना नाप सकते हैं? Now this poor guy, he just barely understood what is consciousness. From the Vedic perspective of view, it would be the basis of all existence. अभी महर्षि पूछ रहे थे सामूहिक चेतना क्या है? And that was the beginning of a new thinking. सामूहिक चेतना क्या है? देखिए ये तो उतना दे सकते थे, और हमारा तरफ से देखा था हम भी न जाना भी क्या बोलना है, क्योंकि Maharishi started to focus on collective consciousness, samuhita chetana. Now, this is something which took me a long time to understand. आप योगा वशिष्ठ में आप पा सकते हैं, उधर वशिष्ठ समझाते हैं राम जी को, भगवान राम, सामूहिक चेतना is the collective understanding of the people. यदि तो आप अपराध लोग के साथ रहते हैं, वे लोग they have a certain world view. यदि तो आप अच्छे लोग के साथ रहते हैं, they have a world view. And all this gets mixed. That is guiding the nation. Huh? That is how a nation, how a society works. यदि तो लोग, that's why we do education. लेकिन education ऐसी चीज नहीं है कि सिर्फ information based है. Education हिंदी में हम बोलते शिक्षा. So शिक्षा, यदि तो आप देखते हैं शिक्षा, संस्कृत में शिक्षा क्या है? It's one of the Vedanga. There are 6 Vedangas. Shiksha is एक, Jyotish is another, Kalpa is a third, like that. So Shiksha. Panini Shiksha. One of the first sutras of Panini in Shiksha says, Atma Putye Samartyatvam. Panini ये describe करते हैं कि इससे आपकी विचार आते हैं.
फिलहाल शब्द हो जाएंगे। आत्मा बुद्धि मतलब ये लेवल जिसमें आत्मा और बुद्धि साथ साथ काम करना शुरू कर रहा है। इससे पहले सिर्फ चेतना चेतना थोड़ा सा स्पंदन होते हैं तो बुद्धि एक्टिव होते हैं और संबंध करते हैं। ये स्रोत है। देखिए यदि तो आप पानी नहीं देखते हैं तो शिक्षा ये होना चाहिए कि आप इस पवित्र चेतना की सारे विचारों की आधार है, इससे संपर्क करना है, इसकी संबंध करना है। क्योंकि जैसे आपकी अनुभव है यदि तो परेशान है थोड़ा सा शांत में बैठा है दिन कोई अच्छा विचार आता है। तुलसीदास बोलते हैं जो इच्छा कर रहो मन माही प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नहीं। जो भी विचार मैं गहरा मन से लेता हूँ ये पूरा सपोर्ट है सारे विश्व चलाने वाला शक्ति से। तो सब कुछ हो सकता है। यदि तो प्राइम मिनिस्टर की दोस्त है क्या ना खा सकते इंडिया में। यदि तो पूरा विश्व चलाने वाले शक्ति के संबंध में आप क्या ना खा सकते हैं। इसलिए योग सूत्र भगवत गीता संगीत से योगा कामसु कौशलम योगा स्किल इन एक्शन। क्यों? क्योंकि आप इससे यू गेट यूज्ड उस लेवल से काम करने जिसमें सारा क्रिएटिविटी सारा इंटेलिजेंस सारा शक्ति सारा एनर्जी पूरा ब्लिस सब चीज उधर से आते हैं। ये एजुकेशन है। ये हम हमारा लोग को सिखाना है। एजुकेशन है नहीं कि आप यू गेट ट्रेन्ड टू बी अ स्लेव इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। एजुकेशन आजकल सिर्फ ये है नहीं। मेरा एक सवाल भी है इससे रिलेटेड। आप बच्चे ये ऋग्वेद यजुर्वेद आप यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रही है, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ग्रो कर चुका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई नो, आई एम फुली अवेयर। और टेक्नोलॉजिकली भी हम बहुत ज्यादा एडवांस हो रहे हैं। मतलब अब तो चांद वांद तो बहुत दूर की बात रही है। तो हम ये क्वेश्चन इज परफेक्ट। मैं बस ये जानना चाहूंगा क्या जरूरत है आज इन सब चीजों की? मोर देन एवर बिफोर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ वेरी डिमोनिक थिंग। यदि आप थोड़ा सा रिसर्च करते हैं आप देखते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ रेफरल हो जाते हैं। मतलब दे खुद डेवलपिंग आइडियाज खुद कंट्रोल हो जाते हमारे कंट्रोल से बाहर। The inventor of chips is an older man now. ये मैं एक छोटे से प्रवचन में आपको दे सकते हैं, आप सुन सकते हैं। ये बोलते हैं यदि तो हम खुद ना सेल्फ रेफरल हो जाएंगे, यदि तो हम खुद अपनी चेतना जैसे मनुष्य की वैल्यू क्या है, हम मशीन नहीं है। Even the Bible says we are made in the image of God. ये हमारा पोटेंशियल है। पूरा वैदिक लिटरेचर ये है और ये हमारा लक्ष्य है। यदि तो आप उस लेवल में है then पूरा artificial intelligence becomes a toy. The cosmic computer जिसमें योगा सूत्र से एक मैनुअल है। Cosmic computer, the manual for the cosmic computer is the Yoga Sutras. पतंजलि समझाते हैं किस प्रकार से आप पूरा ज्ञान उस लेवल से मिल सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेरी मच ऑन द सरफेस। मतलब मेरा सवाल ये था कि आज जब हम इतनी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हम लोग काम कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं और बहुत बहुत ज्यादा कोई बोलता है फ्यूचर में भी है, तो ये इनकी जरूरत क्या है पढ़ाने की इनको? क्योंकि वे लोग ये पूरा क्वालिटी ऑफ नेचर, क्योंकि वेद क्या है, वेद उसकी स्पंदन है। वेद किसी द्वारा से लिख गए नहीं है। अच्छा, वेद ऋषि देख रहे थे, सुन रहे थे, श्रुति है मतलब सुन रहे हैं। मैं एक चीज और समझाना है, हम 4 लेवल से बेकरी,
मध्यवाणी, प्रशांतवाणी, परवाणी। बेकरी ये चीज है कि हम अभी कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप कुछ पूछे मैं सुनता हूँ, ये बेकरी है। मध्य ये लेवल है कि मैं सिर्फ विचार रखते हैं और आप ये पे जानते हैं, हम बोलते हैं इंग्लिश में टेलीपैथी। पश्यंतवाणी, पश्यंतवाणी ये चीज है कि आप पश्य comes from दृष्टि, दृष्टि की धातु है पश्य, पश्य मतलब दिखता है। रामानुजन सुना है? रामानुजन रामानुजन कैसे उनकी पूरा ज्ञान मिला है? पश्यंतवाणी द्वारा से। पश्यंतवाणी द्वारा पूरा मैथमेटिक्स सब देख गया है, जो भी सब he had this channel open, so पश्यंतवाणी से आप देख गए सारे नियमों, जो भी सच है, जो रियलिटी आप देख रहे हैं। और सबसे सूक्ष्म परवाणी, परवाणी मतलब ये सिर्फ सुनते, परवाणी तो वेद सुनते हैं, जो भी मधुचंदास और कोई ऋषि सुने आप और मैं भी सुन सकते हैं, यदि तो हमारा नर्वस सिस्टम इतना पवित्र है, इतना शांत कि हम ये चीज सुन सकते हैं। असली वेद विज्ञान ये है कि आप अनुभव करते हैं। आपकी टेक्स्ट वेद या उपांग या वेदांग सिर्फ ये है कि आप कंफर्म करेंगे, ओ ये मेरा अनुभव था उस दिन, ये असली वेद विज्ञान है, मतलब कि पूरा ज्ञान भीतर से आता है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत स्थूल टेक्नोलॉजी है कि सेल्फ रेफरल हो जाता है। सेल्फ रेफरल इन द सेंस खुद इंटेलिजेंस डेवलप करते हैं, और ये बहुत अट्रैक्टिव है जब तक आप कॉस्मिक कंप्यूटर के संबंध में, then artificial intelligence is nothing anymore. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब तक हम इसकी उपयोग हमारा हाथ में है, आपकी लाइफ इजी हो जा सकते हैं। लेकिन कौन इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं? लोग सब विकिपीडिया से पूछते हैं, कंप्यूटर में, इंटरनेट में सब पूछते हैं, ये सच है? सब चीज आप पूछते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सच है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आपको बताते हैं जो भी इसकी प्रोग्रामिंग हुआ था। Okay, it starts to do some its own sort of thing, लेकिन it's always based on the original programming. Even if it starts to use its own sort of interference and start to create its own sort of things, but it's always programmed. ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत खतरनाक है। We will become complete slaves, complete slaves with everything. तो फिर तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग ट्रेन करें कि कॉस्मिक कंप्यूटर के संबंध में है। If India is not waking up to its reality of the guru of the world, कि this whole cosmic intelligence हाँ एक आदमी की नर्वस सिस्टम द्वारा से शाइन कर सकते हैं, the whole world will be for thousands of years in slavery. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छा है यदि तो आपके कंट्रोल में है, और ये आदमी को मैंने बोला ये माइक्रोचिप इन्वेंटर एग्जैक्टली ये बोल रहा है। Otherwise we get machines and we will be controlled by machines. You heard about nanos? No. Nanoparticles? Nanoparticles. अब मालूम है ये नैनो क्या है? This is a millimeter. It's about, this is a millimeter. You make 1 million hissa. You make 1 million hissa, then you have a nano. It's 10 to the minus 9 meter. And then 10 to the minus 12 is a picometer. That's the size of an atom. ये इतना छोटा है, you cannot see in a microscope. You need an electronic microscope, absorption microscope. Now you ready for the shock? These nanos are hollow. Hollow. They have medicine. They have poison. They have computer. I can show you all the papers, the research papers, who invented it, everything.
and they can control you. You heard about microchipping? This is not anymore needed. I should put a nano, I flood you with nanos, अब मेरा control में आ गया. I'm speaking science, but very dangerous science. How you get rid of it? There are ways in Ayurveda and all that. लेकिन main चीज है चेतना. Self-referral consciousness to the cosmic computer. लोग समझते नहीं कि पूरा आधार है पवित्र चेतना. पूरा ब्रह्मांड इससे है. यदि हम ये एक चीज that is the basis of the entire Vedic science. इसलिए योग आयुर्वेद ये सब चीज बहुत important है. ये चीज लोग फिर सीखना है, अनुभव करना है. फिलहाल अनुभव की बात है. तो ये जो बच्चे यहाँ पे वेद पढ़ते हैं, ये वो पढ़ाई नहीं करते हैं जो बाहर नॉर्मल स्कूल्स में होती है? Unfortunately, yes. अच्छा. Why did you say that? Unfortunately. Because it's a waste of time. अच्छा. What field of science you want to take? Tell me anything. Let's take physics. Huh? Should you speak about physics? Are you ready? Yes. About 120 years ago, वे लोग बोले थे हम अभी सब कुछ जानते हैं, हम सब चीज बंद कर सकते हैं, पेटेंटेड ऑफिस जरूरी नहीं है, हम मालूम है दुनिया कैसे चलते है. दो छोटे समस्या है, the Michael Morley experiment and the black body radiation. We solve it. Well, black body radiation gave birth to quantum mechanics. And the Michael Morley experiment finally was solved by the general relativity. The general relativity theory of physics by Einstein and the Max Planck's discovery of the quantized jumping of the black body radiation are two worlds of physics की शत्रु है. जो भी नियमों मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में है, जो भी जनरल रिलेटिविटी और ये सब चीज, और जो भी ज्ञान की आप क्वांटम फिजिक्स में मिलते हैं, they don't go together. In the late 90s, means in the 80s, वे लोग then ये शुरू किए कि, or let's start a little bit earlier, in the 40s and 50s, बहुत elementary particles, quantum physics बहुत elementary particles discover किए हैं. और वे लोग स्वयं जानते नहीं था हम अभी क्या करेंगे, what we do with them. They were celebrating the weeks where they didn't find anything because they couldn't anymore. What is all this? So then we look super multiplet, they made 3 levels of energy, they had 4 different forces, then the fermions and bosons. So they started to make in family groups. Now प्रश्न ये आ गया, are there similarities? So in 1967, Salam, Weinberg and Glasgow, they got the Nobel Prize for the unification of weak interaction with electromagnetism. That was a big breakthrough. Matlab, the neutrino and the electron are one and the same thing on 10 to the minus 16 centimeter. That means there is a symmetry restored. जो भी अलग दिखता है, उधर एक हो गया. And in 1993 it was confirmed in Geneva. Then वे लोग सोचे ठीक है, हो सकते हैं we can also unify the hadrons with the leptons. That means the protons and that stuff with the electron, which means the strong interaction with the electroweak. That was the good grand unification theory. Mathematically it worked out. Practically, not yet, but mathematically it did. अभी एक problem था, gravity. There were 4 forces: electromagnetism, weak interaction, which is radioactivity; strong interaction, which is the nucleus holding together the gluons, the quarks are the fermions, the gluons are the bosons, and gravity. Now these 3 forces, electrons and the strong and weak, they go together somehow. Filhal, that was not a big issue. But gravity,
electron, which is, we don't even know it exists, it's so small. It's 1,827 of a proton. Isn't bothered about the gravitational field of the Earth. So how can you unify it? It will get infinities in your mathematical formulas. In 1999, Ed Witten gave his breathtaking lecture in Stanford. He said, gravity is not weak. Gravity is not? Not weak. It's a very strong force. We are sharing it with multis of universes, with many other universes. So the multiverse picture was born. Where do we have that in Vedic science? Koti Koti Brahmanda Vishnu. In Vishnu Sahasranam. many Brahmans are there in Vishnu. Koti Koti Brahmanda Vishnu. So, and if you look in Yoga Vasishta, there are many descriptions of exactly that. So, what physics discovered in 1999 was there in the Vedic text long ago. ये कहाँ पे लिखा है ये कोटि कोटि? Vishnu Sahasranam. Yeah, it's a part of Mahabharata. कब का होगा लिखा हो? I will just come to that. Okay, now, is this the end of the story? No. Dicke is formalized Lagrangian, which was then the basis was then what is called the M-field theory or the superstring theory. Had one big problem. His formula demands that the world is again collapsing. That means the universe is again collapsing. The energy which was created in the Big Bang is used up. So now gravitational forces take over and we come to the big crunch eventually. But that's not the case. The universe is expanding. First everything is 27 kilometers per second. Now they have this new telescope and it's even multi times more than this. So कोई आदमी जानते ये energy कैसे है? How is it possible? It doesn't make any sense. Simple. You know, there is this law. It's a holy cow in physics. First law of thermodynamics. Hindi हम बोलते पदार्थ ऊर्जा की सुरक्षित की नियम. As a chemist, as an analytical chemist, without this law, I couldn't do any work. But is it true? Purnamida, Purnamidam, Purnamuchate, Purnasya Purnamadeva, Purnameva Vashishyate. Goosebumps हो गए. That is exactly the opposite. This law in the Upanishad, Purnamidam, Purnamida, it's exactly the opposite of the first law of thermodynamics. What does it say? It says, out of fullness come fullness, and what remains is fullness. Well, if I take 5 liters of pani, I take 2 liters out, I remain with 3 liters and not with 5 liters. Huh? So which of the two laws are right? Both. In a limited system, in a closed system, the first law of thermodynamics is 100% correct. If you look at the world of only the adibhautic, the physical world, the first law of thermodynamics is correct. The moment you have the Vedic view of adibhautic, adidevic, and adhyatmic, and the adhyatmic is that unified field, that pure consciousness. If you include this in your worldview, then Purnamida, Purnamidam, Purnamuchate, Purnasya Purnamadeva, Purnameva Vashishyate, that is correct. So now, coming back to the problem in physics, why did I quote this law? It's a holy cow in physics, but what do the physicists themselves do? They violate it. How? How do they solve this problem that the universe is expanding at infinite rate without any energy left from the Big Bang? They say, well, there must be some energy somewhere. We call it dark energy. And as it's expanding, there's also more matter, so we call it also dark matter. How much percentage of the whole universe is dark energy and dark matter? More than 96%. Does anybody know what it is? No, nobody. Nobody in this world. Do we know what the 4% is? Go and ask in Geneva. Did they find any of the missing elementary particles like the Gauge particle or the Higgs boson or the gravitino or the gravitino? No, not in 13 years. They have spent trillions of dollars, not found anything.
physics is in the biggest crisis since its existence. Now, what are you going to teach your children? We know shit. That's what this situation is. And on that shit basis of knowledge, we are creating artificial intelligence. हाँ भाई बात So, it is all an air castle. If you look, you know Wikipedia, not that I'm an admirer of Wikipedia, but they say any scientific research which is older than 5 years is useless. What is this? If you look in Vedic science, जो भी नियम हजारों साल से है आज भी है. आयुर्वेद जो भी नियम आयुर्वेद में हजारों साल पहले लिखे आज भी है. In modern science, every few months it changes. जो भी recommendation, diet recommendation of आज मिला after 2 years, no, that's actually not correct. That is science, the so-called science. It's an air castle. मैं ना बोलता हूँ कि हम ये ना करना है, लेकिन हम सिर्फ अधिभौतिक से न देख सकते हैं. You need आध्यात्मिक and अधिदैविक. Vedic science ये भविष्य है. Otherwise you will be in complete slavery. Vedic science. Now, आप मुझसे पूछे सामूहिक चेतना क्या है? Okay, let's come back to Vashishta. Vashishta समझाते हैं राम जी, आप एक किंगडम, एक राज्य सिर्फ सफलता से चला सकते हैं यदि तो मिनिमम 5% लोग भगवती ध्यान कर रहे हैं. दिन आपकी राज्य में न कोई अपराध हो रहा है, कोई नो क्राइम, कोई आक्रमण नहीं है, कोई दुर्घटना नहीं है, कोई भूकंप नहीं है, कोई इलनेस नहीं, कोई अस्वस्थ की चीज नहीं है, सब चीज ठीक हो जाएंगे. और ये हम बोलते रामराज, डिस्क्रिप्शन है तुलसीदास में. तो राम ये कैसे किया है? अपनी गुरु जी से विकार किया है. ये देखिए है कि काफी लोग ध्यान करते हैं. देखिए, सबसे महर्षि योगी अपनी प्रोडक्ट की अपनी गुरु जी ब्रह्मानंद सरस्वती से मिले थे, दुनिया में फैलाने के लिए गए हैं. अपनी प्रोडक्ट 4 सेलिंग पॉइंट से बेचते थे. इट्स गुड फॉर योर पर्सनल डेवलपमेंट, ये सब लोग समझते हैं. तो से ध्यान करते हैं, अच्छा है, मान शांत हो जाते हैं, आप क्रिएटिव हो जाएंगे, सब लोग समझते हैं. सेकंड पॉइंट, स्वास्थ्य. यदि तो तनाव हल हो जाते हैं, आपकी नाव दूर हो जाएंगे, देन आप भी स्वस्थ हो जाएंगे, भी ठीक है, ये सब लोग समझते हैं. तीसरा पॉइंट, सोशल बिहेवियर. या यदि तो आप ध्यान करते शांत हो जाएंगे, देन आप इतना अग्रेसिव नहीं है, आप समझते हैं कि बात है, मतलब यू कैन बेयर थिंग्स, ये भी समझते हैं. Then there was the fourth point, and that was a headache. Speaking as a teacher of TM that time in the 60s and 70s, महर्षि बोले थे world peace. यदि तो एक आदमी ध्यान करते हैं तो he is contributing for world peace. Give me a break. कैसे? How can we create world peace by meditating? Now comes, that is the most difficult one thing to explain. यदि तो आप ये सिर्फ समझाते हैं on the basis of science, on the basis of statistical research, हम बहुत रिसर्च किए हैं. हम देखा था इन एक शहर में 1% लोग ध्यान करते तो अपराध कम हो गया. We have stopped world wars. We have stopped crisis by sending. आप वॉर का भी बता रहे थे ना, एक वॉर में गए थे वहां पे,
अच्छा, आप नहीं बता रहे थे, आपके यहाँ से कुछ बता रहे थे कि वॉर चल रही थी, फिर यहाँ से कुछ योगी गए थे। एग्जैक्टली। महर्षि जी क्या किया, क्योंकि वशिष्ठ एक चीज और बोलते हैं। वशिष्ठ राम को बोलते हैं, देखो राम जी, आप किसी आदमी के ऊपर विश्वास न दे सकते हैं। यदि तो आप स्कूल में, आपकी किंगडम में आप ध्यान सिखाते हैं, बाद में लोग करते हैं या न करते हैं, कैसे एक राज्य के कंट्रोल में हो सकते हैं। तो बेटर तुम एक प्रोफेशनल ग्रुप तुम्हारे पास, तुम्हारे माहौल में, राजा माहौल में रखो, एक ही छत के नीचे, और वे लोग साथ साथ एक ही रूम में करते हैं, with some advanced techniques, yogic flying and cities, मतलब शरीर उड़ जाते हैं, yogic flying. ऐसे वाला ग्रुप द्वारा से you will have the same effect like with 5% people in the kingdom. Exactly ये महर्षि जी किया है. Now, there's one sutra in Yoga Vasishta where he explained this is not a fit, it's not, you see, it's not the effect that वे लोग अपनी पड़ोसी के पास जाते, ये तुम झूठ मत बोलो, क्राइम मत करो, ये चीज मत करो, ये अच्छा नहीं है. It's not a moral story. It's not by verbal explaining how to behave and how not to behave. Vasishta समझाते हैं, it's a physical process on the level of consciousness. A physical process on the level of consciousness. What does it mean? Now again, I have to explain from a different level. I was always speaking, there is Adhyatmic and there is Adibhautik. But then there's a third one, Adidevik. Adidevik. Now if I come back to the story of the flower and the sap, at that juncture where the sap decides, here I have to make a leaf, here I have to make a stem, here I have to make yellow, here I have to make, that juncture, the juncture between consciousness and Bhautik, that gap, which is all described in Karma Mimamsa, another Upanga, that is the Adidevik. That is the level of the Devas. This is the administration of the universe. In 1979, महर्षि जी हम लोग हॉल में बुलाए थे, सेलिसबर्ग स्विट्जरलैंड. मान लीजिए उधर हम सब ईसाई लोग हैं, मैं तो कैथलिक था, सब लोग क्रिश्चियंस थे, हो सकता कोई जूस भी था, हिंदूस तो एक्सेप्ट महर्षि एंड हिज कुक था कोई नहीं थे. तो महर्षि जी बोले थे, हम एक बहुत बड़ा वाला गलती किया है. क्या गलती हो गई, हम भी क्या किया है? बोले हम कार्तिकेय की पूजा किए नहीं, और इसके कारण से यूएसएसआर, अफगानिस्तान आक्रमण कर सकते थे, could swallow the country. Needless to say, we were all kind of puzzled. First of all, who is this Kartikeya? I never heard of him. What does he do? And what does a puja have to do with an army operation? तो महर्षि ने देखा है कि हम सब तो ऐसे, there were question marks hovering about everybody's head. After all, we all scientists, well educated, so this didn't make any sense. But then Maharishi Samdradane, Kartikeya is the principle of Ajaya, it's the principle of invincibility. यदि तो ये principle strong हो जाते, एक देश अजय हो जाते, मतलब एक kind of creates a kavach. He is the lord of the ruler of the army of the gods. I didn't know they have an army, but so okay, I listened, but I could not really understand. एक साल के बाद, now it becomes interesting. मैं पहले बार इंडिया में था. It was in the Indian Express building in Delhi.
There were about 3,500 people in the hall. On stage, Maharishi Ji, of course, Brihaspati Dev Triguna, plus an American physiology professor, Professor Keith Wallace. Brihaspati Dev Triguna, मालूम नहीं अब ये नाम सुने हैं. Brihaspati Dev Triguna Ji, he was the president of the All India Ayurveda Congress. He was the best Vaidya I ever met. No, there were a few others which are also very good, but he was really one of the best Vaidyas. He was at least presented by Sushma Swaraj in the first BJP government there around 2000 in the WHO conference in Geneva as the best Vaidya of the country. So Triguna Ji स्टेज में थे और समझाते हैं कैसे हम खाना पचाते हैं. तो अभी थोड़ा सा आयुर्वेद. तो यदि तो हम कैसे हम एक सेब से हमारे अस्थि और मज्जा और खून ऐसे बनाते हैं. तो you must have heard about the seven dhatus, rasa, rakta, mamsa, meda, asti, macha, shukra. तो ये त्रिगुण जी हम लोग को समझाइए है कि पहले तुम खाना खाते तो रस बनाते, then rakta, then mamsa, then meda, then asti, then macha, then shukra. शुक्र से सूक्ष्म त्रिगुण जी समझाते थे ओजस है. ओजस ये हमारा इम्यून सिस्टम है. Now comes the kicker. त्रिगुण जी बोलते ओजस से सूक्ष्म सोमरस. तो अभी ये फिजियोलॉजी प्रोफेसर अमेरिका से तो थोड़ा सा अशांत हो गया. त्रिगुण जी हम ये नाप सकते हैं? Is there any way to measure this? Now Maharishi starts speaking. Now listen very carefully. Because what you're going to hear now will surprise you. It at least surprised us. Maharishi जी समझाते थे कि सोमरस न व्यक्त न अव्यक्त है. ये न भौतिक है न आध्यात्मिक. It's not for the bhautic world we see, nor is it for the adhyatmic, for the absolute. It is adidevik. It is the tax payment by the humans for the devas. और यदि तो devas सोमरस न मिल रहा है, कमजोर हो जाते हैं. जब महर्षि बोले वे लोग भूखते हैं. कितने लोग ध्यान खाते क्योंकि कैसे आप सोमरस बनाते हैं. हर एक आदमी ना बनाते हैं. You go to the 9th mandala of the Rig Veda. The 9th mandala of the Rig Veda, हम उन लोग से पूछ सकते हैं, is everything in the 9th mandala except part of the 5th and 67th adhyaya is for Soma Pavamana. Now I went to the entire 9th mandala. And there were many riches कि अच्छा समझाते सोम क्या है. But one richa, the 113th adhyaya, second richa, बोलते अपवश्यति शाम्पता आचिका सोममिता केना सत्येन श्रद्धया तपस्या सुता इंद्रा and होबा विश्रवा. तो इसकी अर्थ क्या है? तो ऋग्वेद बोलते हैं एक आदमी की ये सोमरस ऐसे बनाते एक आदमी की सत्येन श्रद्धया तपस्या में है. उनकी द्वारा से सोम बनाते हैं कि इंद्र के पास जाते हैं. सत्येन क्या है? Unfortunately, English or any European language इतना गहरा नहीं है कि हाँ एक संस्कृत शब्द में justice दे सकते. Satyena means not speaking truth. Satyena means living in truth. मतलब आप उस चेतना में है कि कोई violation of किसी law हो न सकते. Like Satyam in the Yoga Sutras in the first level of Yam, Satyam. It's not speaking truth. It's being established on that level. That's why there's, so is Ahimsa, all the first 5 yams. That's why it says in the Yoga Sutra also,
अहिंसा प्रतिष्ठयाम तत्सनिधौ वैरत्यागः। मतलब एक आदमी की इस लेवल में जिसमें सत्यम है, जिसमें अहिंसा है, अहिंसा सत्यम मतलब कोई वायलेशन नहीं है, आप बिल्कुल इन ट्यून विद ऑल द लॉज ऑफ नेचर, उस लेवल में है, उस आदमी के आसपास कोई हिंसा हो न सकते। क्यों? बिकॉज प्रोड्यूस सोमा, और यदि तो सोमा प्रोड्यूस होता है तो सारे देवता स्ट्रांग हो जाएंगे। सो द देवतास गेट स्ट्रांग। भाई महर्षि उसकी जबान में बोल है, it is the mistake of India that the world is in a mess today. You know, because of Hitler or Mussolini or Biden. It's because of India. Why? India is the guru of the world. कितना लोग आजकल संध्या खाते हैं? कितना हिंदू लोग जानते हैं कि संध्या इम्पोर्टेंट है? कितना लोग संध्या खाते हैं? We should take an example on the Muslims. They make 5 times a day namaz. कितना हिंदू 3 बार a day संध्या खाते हैं? You can count them. Very few. In Switzerland एक समय एक क्रिश्चियन मंक महर्षि के पास आए हैं और महर्षि उनको स्वागत किया है। It's because of the monasteries in the world that the world is still existing. मैंने सोचा महर्षि कितना डिप्लोमेटिक है, कितना मीठे बात उनका स्वागत करते हैं। लेकिन बाद में इस प्रवचन के बाद in December 1980 मैं समझ गया, this is the whole truth and this is the main teaching of Vasishtha to Ram. This is सामूहिक चेतना। सामूहिक चेतना आप सिर्फ बदल सकते हैं यदि तो काफी लोग सोमवार बनाते हैं। then एकदम परिस्थिति ऐसा होता है कि अच्छे लोग ट्रायम्फ करते हैं और बुरे लोग हार जाएंगे। Until now it was the other way around. If you make a check, all the way rich people, most of them are criminals. It's not the good people which are triumphing, it's the criminals which are triumphing. Is it true? Make a check. That will change very soon. Kyunki as the devas getting stronger and stronger, because finally we do our duties. मनुष्य की ड्यूटी ये है, सत्येना श्रद्धया tapasya. What is tapasya? Tapasya means heating. Heating what? It's the kundalini that awakens in the body, whole body heats up. That's tapasya, kundalini awakening. You cannot do it by force. It's a gradual process by just practicing TM, do yoga and following Ayurvedic rules. Don't fill up yourself with nanoparticles and all junk food and just live. That's why we teach a lot of Ayurveda and we teach a lot of yoga and meditation. कि हम सारी तरफ से सबसे best use करेंगे इस very precious machines है. And it's 1,000,000 times more powerful than AI. यदि तो आप पूरा उपयोग करते हैं। अभी हम कर नहीं पा रहे। नहीं, हम कर सकते हैं लेकिन हम करना है सिर्फ फिलोसफी, सिर्फ बात करना, इससे ना होता है। अभ्यास करना। There's a sutta in the Vedanta Sutras. Annamai abhyasaha. I mean, Anand is coming through abhyas. Even the bliss you develop by abhyas. So हम मौका देना है, हम करना है। इसीलिए आपने अन्नमय आश्रम रखा है इसको? No, Annamai has the word Annamai means perfect health and enlightenment. अच्छा, तो स्विट्जरलैंड से निकल के इंडिया के स्विट्जरलैंड कौसानी में आप कैसी रही जर्नी आपकी? जैसे मैंने आपको बोला था, यदि मैं पहले बार इंडिया में आया था इन 1980, मैं जानता था ये मेरा देश है, मैं इधर रुकूंगा, मैं इधर मेरा लाइफ हो जाएंगे।
मैं उस समय में जानता था, मैं ना जानता था किस प्रकार से, how will it manifest, I didn't know. That was then later, but I knew. So, see, Switzerland, they say, is a nice country, about like here, not a big difference. The difference is, भारत की सामूहिक चेतना और स्विट्जरलैंड की सामूहिक चेतना, or for that matter Europe, it's a world of difference. You travel around, you go to the Western world, you speak to the people, you go to the Indian world and you speak to the people, and you experience the feel of the country. It's a huge difference. मैंने एक बार एक Lufthansa lady से बात किया, ये बोल रही थी, there are two kinds of people, those who love or those who hate India. Those people who come to India once and always come to India again, in their every possible vacation chance, वे लोग फिर India आते कुछ करते. And then there are those people who come to India and say, never again. Those who say never again, they only have seen India from the dusty, mosquito kind of level. Those who have experienced India from the depth, they will come again and again and again. There's a different level of, you see, in India, मानो आप कभी विदेश में गए हैं, लेकिन जो भी बात हम अभी कर रहे हैं easily, ऐसे इस तरफ से तुम विदेश में ना बात कर सकते हैं. You have to explain much more, you have to be much more on scientific terms, so the whole world view is different. Like people don't have this depth of, it's a minority of people in the West who is like this. In India, हम बहुत simple आदमी से बात करते हैं. He may be just a rickshaw driver, but he will stop at every temple and then continue. There is this level of Adidevik, it's more lively. And you see, it is suppressed in the West. Also, they don't want, just as Schopenhauer, German philosopher, ये देखा था कि जो भी philosophy Upanishad में है, कोई जगह में नहीं है. The depths of Vedic philosophy surpasses all Western philosophy. मैंने Pragya और Vigya के बारे में बात किया है. There is only one Western philosopher who had seen this insight, this depth. And this is Immanuel Kant, the German philosopher. He spoke about a priori and a posteriori. Direct knowledge, pragya, is a priori, and indirect knowledge from books, etc., is a posteriori. No other philosopher spoke about it. They didn't see it. So that sort of depth, you see, there is one big mistake, and that is the Pura Dunya is following the education system which is superimposed by the Judeo-Christian worldview. When are you born? 87. Give me the day. 1987 AD. You have to say AD. 1987 AD. AD क्या अर्थ है? Anno Domino. अच्छा. And that means Anno Domino. It means you accept Christ as the savior of all mankind. Why didn't you tell me to titty? You are completely caught, like everybody else, and we all use this Gregorian calendar. अब मालूम है ये Gregorian calendar की डिजाइन है? You will be very surprised now. The church, the Western world, they followed the Roman calendar. The Roman calendar originally was a disaster. They had snow in summer and hot in winter.
until Caesar, the Emperor Caesar, married Cleopatra. So the Pandits of Egypt समझाइए ओ आप लोग बहुत गलत गिना है. एक साल 365 दिन नहीं है. It has 365.25 and a quarter. So you have to make leap years. So the Romans had to change correct their whole calendar, and we got the so-called Julian calendar. So the Julian calendar was valid until 1582. अच्छा. Now you know and I know that the year doesn't have 365.25 days. It has a little bit less. So that's why if you can divide it by 4, it's a leap year. If you can divide it by 40, it's not a leap year. Divide it by 400, it's again a leap year. So it's a little bit less. So they have to adjust a little bit. When did they start to do that? With the Gregorian calendar. How did they find out? Now comes the interesting part of the story. There was a guy called Clavius. Clavius was the mathematician of the Pope, Gregor. And he whispered to a Jesuit priest called Ricci, you know what, we have a problem with Easter, which we just had 2-3 days ago. The Easter is always celebrated after the first full moon after the equinox. Equinox is day and night the same, in spring. And that somehow went out of phase. They didn't know why, so they said something is wrong. So he sent Ricci to Kerala to find out how the Indians are measuring time, how they're measuring a year. So in 1581, he wrote a letter saying they have something what they call Panchang. Panchang. And he explained the Panchang. Look and behold, in 1582, the Gregorian calendar was made. It came from India. तो now आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, कैसे ये, how did the Indians know? How were they so precise? In India, we have the system of Sion and Narayan. Sion is what we call the tropical year, and Narayan is called sidereal year. Not the same thing. There's a small difference between the two, a difference of 20 minutes. The sidereal year is 20 minutes longer. That means it's a little bit longer than 365.25. And the tropical year is 365.24 it's a little bit less than 25. The Indians knew all that. The Westerns had no clue. No clue. So then they incorporated the Sion system. That means the tropical year. So we are following the Sion calendar, which came from India, calculating the duration of the sun, of the earth around the sun according to Sion, the tropical year. So that's why the year is fixed on these pillars of equinoxes. But all this knowledge came from India. Now if you come to the sidereal year, which is the Narayan, then that's why also there's a difference between Western astrology and Indian astrology. This is what is called the Ayanamsa. That shifts slowly, because 20 minutes of difference is 1 day after 72 years. अब यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी तो पढ़ाते हैं. Yes. That's actually astronomy, but astronomy. Yeah, but it's in Vedic astrology. It's called Siddhant, the Siddhant Hissa. So there's Siddhant, then there's Siddhant, and there's the knowledge of we call Samhita, which is the knowledge of collective astrology, and then there's Hora, which is personal astrology. But the interesting thing is,
Hora and Siddhant is the same thing. मतलब यदि तो आप ज्योतिष में बोलते Surya is in Makka, then Surya is in Makka. Because of the shift of the Ayanamsa, as of today, it's 24 degrees. So it is, it shifts every 72 years 1 degree. So after 27,000 years, you have gone round the circle once. So it is, that's why there's this, if you are born, let's say, between 14th, 15th and 21st of each month, then aapki position of the planets are the same in Western and in Vedic. If you're born after the 21st or before the 15th of the next month, then you are shifted by 1 sign, by 1 Rashi. That's because of this Narayan and Sayan. Again, all this precision of knowledge is there, was always there in the Vedic text, in Surya Siddhant, everything is there. Now you can ask, how did they know? हम बहुत इजीली कह देते हैं कि अरे कुछ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हाथ का है, पाल्मिस्ट्री हो गया या न्यूमरोलॉजी हो गया, ज्योतिष शास्त्र हो गया, आपको क्या लगता है, मतलब आप क्या कहेंगे कि होता है या फिर ऐसी है palmistry वगैरह? Yeah, palmistry is a science. It's working. The problem with all these things, Jyotish, palmistry and Vastu and everywhere, there are a lot of people out there which are not genuine. ये समस्या है, लेकिन genuine लोग भी मिलते हैं. And there are a lot of good people in the Vedic research field. There's Indian Knowledge System. There's an organization, and there are thousands of researchers who research where does all this knowledge come from, and everything is there in the Vedic text. So भी चीज़, yes, we most of the time only realize it after the West has again discovered something. Like I just took this example of the multiverse. It's there in the Vedic text, but we only understood it after the Western science has also discovered it. So all the knowledge comes from here. Because they had the knowledge of yoga, the knowledge of pragya, the knowledge of getting the gyan directly from the cosmic computer. This is a living reality. You're not depending on a artificial intelligence. You can use it as a servant, but not as somebody dictating your life. मेरे पास लिटरली इतने सवाल हैं कि मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं कौन सा पहले पूछूं, कौन सा बाद में पूछूं। आपने आज सनातन धर्म के बारे में भी मुझे इतनी बातें बताई और मुझे पहली बार इतना प्राउड फील हो रहा है कि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। नए सवाल जो है मेरा नेक्स्ट वैदिक मैनेजमेंट के ऊपर है। आप यहाँ पे वैदिक मैनेजमेंट सिखाते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्या है वो वैदिक मैनेजमेंट और वो वैदिक दिनचर्या भी। Vedic management, one sloka of Gita, Yoga Kama Sukhaushalam. Yoga is skill in action. Skill in action क्यों? यदि तो आप सिर्फ 5-10% आपके दिमाग से उपयोग करते हैं, then you have only 5% success, 5% support of nature. क्योंकि how many people do you know who have PhDs, who have the highest degrees and don't have jobs? Looking for jobs. Many. How many people you know who don't have any degrees and are very successful? So, what is success? Actually, there was a research center in California who made, I unfortunately lost that research, but what it said is, I can't find it anymore, that वे लोग चेक किए किस आधार से एक आदमी सफलता हो जाते हैं. Is it his education, the college he went? Is it
the basis of the family background, how influential the family is, rich, and all that. Yes, that plays a role up to about half, 50%. Rest is luck. कितना भाग्य आप है? Do you meet the right person at the right moment? That depends on. There's a different word for luck. You can say support of circumstances, support of nature. And what is support of nature? What are the laws of nature? The devas. So if you start to nourish the devas innocently, आप ध्यान करते हैं, then आप थोड़ा से सोमरस बनाते हैं, तो all the devas आपकी आसपास से खुशी हो जाएंगे, आपको मदद देंगे. The circumstances fall in place and things just happens. You think about something and yes, somebody phones you. That, oh, I was just thinking about it. Yes, that's what I wanted. So it is, in fact, it says in the text also, you have to be careful what you think. You have to be careful, क्योंकि यदि तुम थोड़ा से डेवलप्ड है, जो भी आपकी विचार है, सफलता हो जाएंगे. That's what Tulsidas says. जो इच्छा करो मन में ही, प्रभु प्रताप खच्चू दुर्लभ नहीं. So it's kind of just you. क्या मतलब है इस बात में? जो भी इच्छा आप लेते हैं सबसे सूक्ष्म मन में, उसकी सफलता प्रभु की मदद से जरूर मिलेंगे. मैनिफेस्टेशन है मतलब. Yeah, it just manifests. क्योंकि प्रभु सब आपको मदद देंगे सारा तरफ से. It helps. That makes your life successful. आज जो बातें हम मैनिफेस्टेशन की करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वो तुलसीदास के टाइम से बातें कही जा रही हैं. देखिए, it is all a question of how much percentage are you in tune with natural law. How much percentage आप देवता आपके साथ है, then आप सफलता हो जाएंगे, then lucky हो जाएंगे. देवता किसे कहेंगे आप? मतलब देवता हर चीज, आपकी कैमरा, आपकी ट्री, आपकी मकान, आपकी मशीन, हर जगह में एक subjective level है. There's a level of intelligence that is called the devata. It's active, it's lively. तो हम जो That's why even today, लोग भारत में they make puja to the machine, they make puja to the car, they make puja to the TV. There is a science behind it. यदि तो देवता pleased है, then आपकी मशीन ठीक चलते हैं. No, we always have to see आध्यात्मिक, अधिदैविक, अधिभौतिक. It's not only अधिभौतिक, it's the अधिदैविक also. जैसे मशीन पूजते हैं हम, मशीनों की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा पूजा करते हैं. Correct. तो मशीनें तो अपने एक प्रोसेस से चलती है ना, कि भाई उनकी फिजिक्स के हिसाब से चलती है ना, वो पूजा से कैसे चलेंगी? But it's the basis of anything. जो भी चीज इसके आधार, you see, you always fall into that trap. It's like the neurologist who says ने सारा चेतना तो प्रोड्यूस्ड हो गया न्यूरॉन्स की एक्टिविटी द्वारा से. नहीं, कॉन्शियसनेस न्यूरॉन्स की आधार है, कॉन्शियसनेस मशीन की आधार है, कॉन्शियसनेस पैर की आधार है. And what is the first manifestation of consciousness? अधिदैविक. तो अधिदैविक हर जगह में है. तो यदि जो हम पूजा करते हैं, लेकिन there's one important thing. Let's start with महाभारत. महाभारत ये परिस्थिति है कि गांधारी बहुत दुखी है क्योंकि कुंती पैदा दिया है अपनी बच्चे को, तीन लड़के को, और
कंधाई के पास अभी जो सब कोंत में है, तो टुकी है अभी जो I lost the game. तो इन फ्रस्ट्रेशन 10 बुलाए हैं और कोंत के ऊपर मारते हैं, then कुछ मम से ऐसे ब्लॉक ऑफ निकलते हैं। अभी कहना मैं क्या किया है, अभी बिल्कुल सब खराब हो गया। तो वेद व्यास आते हैं, तो चिंता मत करो बेटी, तुम 100 टुकड़े बनाओ और 100 वेसल्स के अंदर, मतलब पॉट के अंदर डालो घी। और दिन वेद व्यास आते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं। तो आप और मैं, हम अभी जाएंगे और एक्जैक्टली परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन से हम ये मंत्र बोलेंगे जैसे वेद व्यास बोले हैं। Are we producing the Kauravas? No. क्यों? ऋग्वेद बोलते हैं ऋक्षो अक्षरे परमे व्योमन यस्मिन् देवादि निश्चविष्यदुः यस्ता न वेद किम ऋचा करिष्यति। वेद की ऋचा पारा से आते हैं। पारा मतलब आत्मा। यदि तो ये इस पारा में सारे देवता लोग रहते हैं। परमे व्योमन यस्मिन् देवादि निश्चविष्यदुः। और दिन ऋग्वेद क्या बोलते हैं? यदि तुम ये चाह ना जानते हो, दिन ते ऋचस तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? यदि तुम्हें आपसे कुछ चाहिए, दिन में आपके पास आना है। आप किधर है? देवदास किधर है? परमे व्योमन यस्मिन् देवादि निश्चविष्यदुः। So I have to go to that level of consciousness, to that such finest level of consciousness. यदि तुम्हें उस लेवल में है, then आपकी पूजा सफलता हो जाएंगे। यदि तो आप पूजा खाते हो तो लंच आज क्या है, then there is not much of effect. Then there will be 5% of effect. यदि तो आपकी अनुष्ठान, आपकी पूजा, आपकी प्रार्थना जो भी है, यदि तो आप मुस्लिम है या क्रिश्चियन है, it doesn't matter. यदि तो आप ये ज्ञान प्राप्त किए कि आप दिल से, सूक्ष्म मन से सब कुछ खाते, दिन और सफलता मिलेंगे। यदि तो आप आत्मा पर प्रतिष्ठित है, दिन 100% सफलता। That is Vedic management. यूनिक संकल्प। यदि तो आप सिर्फ प्लानिंग लेते हैं एक कागज के ऊपर, प्लानिंग खाते हैं तो ठीक है, अभी पैसे हम किधर से मिलेंगे, so you make contact with banks, get loans, make this, make that. आप लक्ष्मी से कुछ कर सकते हैं, लक्ष्मी भी वास्ता खाएंगी, दरवाजा खुलेंगे, लेकिन लक्ष्मी सिर्फ खाएंगी यदि तो आप इस पारा लेवल में है। So यदि तो अब वैदिक मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो लेसन नंबर 1 ध्यान करो, योग करो, ये लेवल प्राप्त करो, then सब चीज सफलता हो जाएंगे। लोग ही बोलते हैं कि ध्यान अच्छा चीज है, मैं यदि मैं पूरा हो गया समय है मैं खाऊंगा, अभी मैं बिजी हूं, मैं इतना जिम्मेदारी है। अर्जुना सबसे पारा वाला तनाव की परिस्थिति में कृष्ण उनको बोले निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्तूर्य योगाक्षम आत्मवान, sit, settle your mind down, yoga stakuru kumani, then you go and fight. He did that on the battlefield in front of millions of warriors. इतना तनाव में था उस समय में, बोले ध्यान को हारेगा आदमी। यदि आप सफलता होना चाहिए तो आप शांत लेवल से सब सुख खाएंगे, शांत लेवल से आपकी बिजनेस सफलता हो जाएंगी। आप ध्यान खाते हैं तो you get solutions to your problem, you get clear ideas, you get things pop up, circumstances इस तरफ से होते हैं कि
एकदम ठीक है, ये इसके लिए भी इंतजार में था, यस अच्छा तो मुझे फोन किया, ये परिस्थिति होती, मतलब it becomes, I started this whole thing without any money, सिर्फ एक डिजायर, संकल्प। मतलब ये बात तो बड़ी अचंभे की बात है कि आपने इतनी बड़ी चीज जो है 0 पैसे से शुरू करी है। कैसे बताएंगे? संकल्प, इच्छा शक्ति, सब चीज होते हैं, प्रकृति आपको मदद देते, चीज प्रकट हो जाते हैं, आप सिर्फ भोले भाव खाते तो होते हैं। पॉजिटिविटी रखनी चाहिए। Yeah, positivity, more than positivity, you just have to be, you meditate and get subtler and subtler and subtler and be happy and things will come. Then आप कुछ समस्या है, then आपके मन फोकस हो जाते हैं, then एकदम दरवाजा खुलते हैं। मैं यही पूछना चाहता था कि आज तो आप उस स्टेज पे हैं कि आज जो आप ये आश्रम चलाना चाहते थे, आज अच्छे से चला रहे हैं। आश्रम बहुत बड़ा आश्रम आपने बना लिया है। और एक टाइम स्टेज एक वो थी आपकी जब आपके पास कुछ भी नहीं था, आपको महर्षि महेश योगी जी ने बोला था जाओ हिमालय में जाओ, ठीक है। अब आपको पता नहीं क्या करने जाना है, कैसे करने जाना है, ये सिचुएशन ऐसी थी। ऐसी सिचुएशन हम बहुत सारे लोगों के साथ में होती है कि हम चाहते हैं बहुत कुछ बड़ा करना, और हमें थोड़ा थोड़ा लगता भी रहता है शायद हम कर लेंगे बड़ा, मगर हम अपने आप को उस चीज़ के लिए कैसे समझाएं कि हाँ वो बड़ा हो जाएगा, वो जो आप चाहते हो वो चीज़ हो जाएगी। आज क्या ठहराव बना के रखें, कैसे बना के रखें आज का ठहराव? मन शांत होना चाहिए। समस्या आजकल ये है कि आयुर्वेद में बोलते वात पित्त कफ है, सब सुना है। वात आजकल बहुत भाग गया, बहुत अशांत हो गया, क्योंकि लोग ये पूरा AI, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिकल स्टफ, कंप्यूटर, इंटरनेट, बहुत वात एग्रीवेटिंग है, और वात एग्रीवेशन के कारण मन बहुत चंचल हो गया। लोग बोले मैं हजारों विचार है, मैं शांत न हो जाऊंगा, मैं लोग ओवर थिंकिंग शुरू करते हैं, प्राण वात बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो लाइफस्टाइल, पुट योर मोबाइल अवे, close your TV, stay away from computer, just start to be more self-referential, more शांत, then आपकी मन और शांत हो जाते, ध्यान करो, then आप बराबर चीज खा सकते हैं। या आपकी मन इतना बात डिस्टर्ब हो गया कि आप, जैसे आप कल बोल रहे थे, people are reeling, they kind of just, then it becomes very flickery, then everything has become restless. ऐसा धार के ऊपर आप बराबर चीज ना बना सकते हैं। This is the problem today. That is why all this, देखिए, how you destroy a country. You can look it in Kautilya Arthashastra. I would add a few points to Kautilya Arthashastra. ही उस समय में बोले तुम मतलब send drugs, alcohol, prostitution, ये सब चीज एक देश में बेचो। आज मैं बोलूँगा ये प्लस AI प्लस मोबाइल फोन, इंटरनेट, ये सब चीज, लोग इतना कंफ्यूज हो जाते कि सब चीज अपनी कल्चर, अपनी सेल्फ रेफरल पॉइंट सब खो जाते हैं। That is how you destroy the world. It's a big problem. These mobile phones have become a big problem. They're just carried away. It's not that they're controlling the mobile controls them. पर ये फायदे भी है आजकल। Everything has a plus point if you are in control. यदि तो आप खुशी है, you are self-referent, and you use the modern stuff, you use the machines, the mobile.
well, mobiles are always dangerous. You know how much more radiation we have today as compared with 10 years ago? I'm not speaking of Kostani, but let's say downtown in Delhi. How much more radiation we are exposed to आज as compared to 10 साल पहले की बात. Radiation कितना बढ़ गया? Quintillion times. That's a one with 18 zeros. 18 zeros? Yes. 1 quintillion. And this whole radiation, कोई आदमी इस accumulative effect ना सोचते हैं. You have mobile, you have Wi-Fi, you have all the things. If you put Wi-Fi into a greenhouse, आपके plants कम growth करेंगे. We don't feel it, but some people feel it, but they are fortunate.